रिक्वायरमेंट है और अगर साफ पानी ही मैसर ना हो तो ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि फिर हम किस बिल्कुल। ओर जा रहे हैं। डॉक्टर राजेश केसरी जी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश केसरी जी, आप सीनियर फिजिशियन हैं, बहुत स्वागत है आपका। राजेश नमस्कार। केसरी जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, चूंकि अभी हम लोगों ने एक सर्वे किया, उसके कुछ आंकड़े हमने अपने दर्शकों के सामने रखे, लेकिन गंभीर चिंता का विषय यह है कि एक तो साफ पानी लोगों को मिल नहीं रहा, जो पानी है भी या जो ग्राउंड वाटर के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं या अलग अलग सोर्सेस पर जो लोग डिपेंडेंट हैं वो भी पॉल्यूटेड है। तो ये पानी अगर साफ लोगों को ना मिले तो किस तरह से लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं? एज ए डॉक्टर आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या लोगों को आप बता सकते हैं क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं अगर ये साफ पानी लोग ना पिए या उनको उपलब्ध ना हो तो? देखिए, साफ पानी ना होने से बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। पहले जो बीमारियां होती थी वो इन्फेक्शियस डिजीज होती थी, हम्म। जैसे कॉलेरा और टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, पीलिया, ये सब बीमारियां पुराने ज़माने में हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो प्रदूषित पानी है, जो दूषित पानी है, उस पानी के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमें इस समय और दूसरी बीमारियां पैदा करें, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ये बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, जैसे दिल की बीमारियां, मोटापा। तो ये आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही अचंभे की बात है कि भाई आदमी के अंदर डायबिटीज और मोटापा ये प्रदूषण से कैसे हो सकती है, लेकिन ये सही बात है कि मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारियां, इनफर्टिलिटी, तो इन सब बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह प्रदूषण है। वो प्रदूषण जो हमारे पानी में है, वो प्रदूषण जो हवा में है, और वो प्रदूषण जो मिट्टी में है। तो इसलिए अब केवल यही नहीं है कि प्रदूषण की वजह से, दूषित वातावरण की वजह से इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं जो पहले हम्म। हुआ करती थी। हम्म। अब हम ये जानते हैं, हमें इस बात की जानकारी है कि प्रदूषण की वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हो रही हैं, और इसके साथ साथ कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह ये हम्म। दूषित पर्यावरण है। और पर्यावरण में मैं हर चीज़ की बात करूंगा, न केवल हवा, न केवल मिट्टी, बट पानी। और पानी का इसमें एक बहुत खास रोल है, जी जी। क्योंकि क्या होता है कि जब प्रदूषण फैलता है, खास तौर से केमिकल से, पेस्टिसाइड से, हम्म। केमिकल जो नदियों में जाते हैं, पेस्टिसाइड जो खेतों में डाले जाते हैं, ये फर्टिलाइजर्स भी जो खेतों में जाते हैं, अल्टीमेटली वो रिस्क पानी के जरिए जमीन के अंदर जाता है। और जमीन के अंदर जब जाता है तो जमीन के अंदर भी एक पानी होता है, एक समझिए एक बहुत ही बड़ी जो है नदी या एक वाटर टेबल होता है। जब वो वाटर टेबल में ये प्रदूषित केमिकल चले जाते हैं, घातक प्रदूषित केमिकल चले जाते हैं, तो वो सब जगह फैल जाते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ पे हम्म। डाले गए नहीं वहीं नहीं पे वो बिल्कुल, और ये नुकसान बड़ा शुरू अलार्मिंग हो। है डॉक्टर विवेक जी, आपने जो बातें कही थोड़ा इसको और मैं आपसे समझूंगा, लेकिन मैं विवेक जी का एक बार रुक कर लेता हूं। राजेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। विवेक जी, एक चीज और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में हम लोग पहुंच चुके हैं? एज अ पर्यावरणविद आप इसको कैसे देखते हैं, या फिर अभी भी हमारे पास मौका है, हम समय रहते सही अगर जो कदम है या उपयुक्त कदम अगर हम उठा लें तो ये जो समस्या अभी हम लोगों के सामने आन खड़ी हुई है, चाहे पॉल्यूटेड वाटर की हो या पानी की अनुपलब्धता की हो या फिर बोतल बंद पानी या फिर इस तरह के पानी के ऊपर डिपेंडेंसी, क्या हम उसको कम कर सकते हैं या सिचुएशन आप बहुत अलार्मिंग मानते हैं? डॉक्टर विवेक जी। देखिए, सिचुएशन तो अलार्मिंग है, क्योंकि अब डेथ तक हम पहुंच चुके हैं और इतने सारे लोगों की एक साथ डेथ होना एक घटना से ये बताता है कि हम अगर अभी अपने आप को अलर्ट नहीं करते हैं तो शायद हम और गंभीर परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। अभी ये घटना एक इंदौर जैसे शहर में हुई है जिसको हम्म। हम बिल्कुल क्लीन सिटी मानते हैं। अगर उसके कंपैरिजन में आप देश के दूसरे शहरों को देखें तो वो तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। लेकिन बस कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा से अभी ऐसी कोई घटना वहां से नहीं आई है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारा ध्यान उधर नहीं है। लेकिन ये कंडीशन सभी शहरों में सभी जगहों पर हो सकती है, क्योंकि हमारी सीवेज लाइन जो है वो काफ़ी ओल्ड है, पुरानी पड़ी हुई है, उनमें जगह जगह ब्रेकेज हैं, और वहाँ से जो लीकेज होता है वो हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन है उनके साथ मिक्स होता है। अब अगर आप इस घटना को भी देखते हैं तो आप पाओगे कि ये घटना एक दिन में नहीं हुई है।
कि सारे लोगों ने एक दिन ही पानी पिया और उनकी डेथ हो गई। ये हम्म कॉन्टिन्यूसली कुछ समय से चल रहा था। तो हम्म। ये सिचुएशन सिर्फ एक जगह की नहीं है, इसे हमें बड़े व्यापक स्तर पर देखना पड़ेगा कि हमारी जिन शहरों में भी इस तरह की लाइंस हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, उनके लिए हमें मिटिगेशन मेजर्स अभी से लेने पड़ेंगे और हमें अपने एक पेय योग्य जल जो है उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हो सकती हैं, लगी भी हैं और जगह पे चल भी रही हैं, बट हमें इसको बहुत ही तेजी के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसी घटनाएं रिपीट होंगी जो कि एक अच्छे सिटी के लिए ठीक नहीं मानी जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर राजेश केसरी जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये पॉल्यूटेड वाटर पीने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत तरह की बीमारी, कैंसर जैसी समस्याओं से भी लोग ग्रसित हो जाते हैं, ये आप बता रहे थे। लेकिन जो पानी हम लोग पी रहे हैं, ये कैसे इंश्योर करें कि ये हमारे लिए सही है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी थी जिसमें आरओ का जो वाटर है, या जिसको हम लोग सो कॉल्ड ये कहते हैं कि ये प्यूरिफाइड वाटर है, या बोतल बंद पानी को लेकर के भी बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह रही थी जो कि कैंसरस हैं। तो कैसे हम ये इंश्योर करें कि जो पानी हम लोग पी रहे हैं वो साफ है? कम से कम इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं? देखिए, ये ना बहुत ही बड़ा सवाल जो आपने पूछा है कि हम कैसे एश्योर करें। हम इसको घर में अपने आप एश्योर नहीं कर सकते। ऐसे हमारे पास उपकरण या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लगता है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है हम्म। कि हम ये कर पाएँ कि जो हम पानी पी रहे हैं, जो आरओ से भी आ रहा है, वो हमारे पीने लायक है। क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे दूषित केमिकल होते हैं, मतलब जिसकी वजह से हमें नुकसान होते हैं। वो खाली बैक्टीरिया नहीं होते, वो खाली कैल्शियम का लेवल जो आरओ लेवल में आरओ जो होता है, वो खाली जैसे कैल्शियम और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसके लेवल को रेगुलेट करता है। तो इसके अंदर जैसे आर्सेनिक है, हम्म। लेड है, हेवी मेटल्स हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो पेस्टिसाइड होते हैं। तो इन सब की जो है इन सब को दूर करना, इन सब को निकालने के लिए इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए और इसके लिए बड़े प्लांट चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सरकार की है कि जो लोगों तक पानी पहुंचाते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए, हम्म। पानी में इस प्रकार के जो केमिकल्स हैं इनको भी निकाला जाए। क्योंकि खाली क्लोरीन डालने से एक नहीं बेसिक बिल्कुल वाटर डॉक्टर राजेश जी, ट्रीटमेंट मैं इसी करने प्रश्न से पर आ रहा था, क्योंकि आज भी देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आबादी का ऐसा है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि लोगों को ये प्यूरिफाइड वाटर नहीं मिलता। वो या तो ग्राउंड वाटर के ऊपर या अलग अलग जो सोर्सेज हैं वो उस वाटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब अगर वहां पर अब इस तरह के सब्सटेंस पाए जा रहे हैं पानी के अंदर, जिसमें हम आर्सेनिक की बात करें या और भी चीजें, उनको क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ बॉयल कर लेना, या जैसे आपने कहा कि क्लोरीन डालने से सिर्फ नहीं होगा, तो फिर वो क्या करें कि कम से कम जो पानी वो पी रहे हैं वो उनको नुकसान ना करें? देखिए, खाली बॉईल करने से, खाली क्लोरीन टैबलेट डालने से ये दूषित चीज़ें हैवी मेटल, आर्सेनिक, लेड और कार्बन कंपाउंड जो घातक होते हैं वो नहीं निकलते। उसके लिए प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार को इसके लिए पहल करनी पड़ेगी कि हमारे देश में जहाँ जहाँ टैप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है वो प्रॉपरली ट्रीटेड हो। अपने इस लेवल पे हम यही कर सकते हैं कि कुछ सब नहीं लेकिन कुछ केमिकल हैं जो एक्टिवेटेड कार्बन के जो फिल्टर होते हैं उससे उनको निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो घरेलू ये उपकरण होते हैं, जो वाटर फिल्टर होते हैं, वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। बट एटलीस्ट अगर हमारे पास और कोई जरिया नहीं है, अगर किसी गांव में वाटर सप्लाई नहीं है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, हम्म। तो ऐसा तो कर सकते हैं कि कैंडल के फिल्टर आते हैं जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल भी होता है। तो कुछ हद तक ये जो हैवी मेटल्स ठीक है और डॉक्टर ये राजेश जी, कुल खतरनाक मिलाकर आप ये कह केमिकल रहे हैं कि हैं। फिल्टर एक समाधान है और उसके बिना ये जो चीजें हैं वो इतनी आसानी से उसको हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ये कहा सिविल सोसाइटी या हम लोगों की सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके लिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि सरकार के स्तर पर जो कदम उठाए जाने चाहिए उसमें कुछ चीजें हैं जो हो भी रही हैं, कुछ चीजों में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लापरवाही भी है जहां पर उसको और दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन हमारी और आपकी या फिर दर्शकों की क्या जिम्मेदारी है, और कैसे हम लोग जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं? एज ए पर्यावरणविद आप इसको कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे फिर आप?
पहले तो मैं थोड़ा आपके जो पिछला सवाल जो आपने डॉक्टर साहब से पूछा था उसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा जी जी। कि जो आपने पूछा कि एक साफ पानी या पीने योग्य पानी है, इसको कैसे समझेंगे कि ये पानी पीने लायक है, क्या ऐसे टेस्ट हो सकते हैं। तो मैं बताऊं कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक मानक तय किए हुए हैं, जिसको हम IS 10500 के नाम से जानते हैं। वो एक सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं, कोई 78 के आसपास के पैरामीटर्स हैं, जो रूटीन में हम हमारे यहाँ भी टेस्ट होते हैं, लोग टेस्ट कराते हैं होटल से, मॉल से, कॉलेज से, हॉस्पिटल से या रेजिडेंशियल सोसाइटीज से भी। तो ये जो पैरामीटर्स हैं इनके अपने एक स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि उनको कैसे टेस्ट करना है और क्या लिमिट होनी चाहिए। तो अगर हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो वाटर हम पी रहे हैं क्या वो वाटर उस मानक को पूरा कर रहा है, तो हम कम से कम इनको इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ, हमारी जो वाटर है उसमें हमारे पास कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं जा रहा है, उसमें कोई बैक्टीरियोलॉजिकल इन्फेक्शन नहीं है या और भी कोई फिजिको-केमिकल पोल्यूटेंट्स उसमें नहीं है। तो सबसे पहले तो वो मैंने बताना चाहा कि आपके पास एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, चलिए डॉक्टर स्टैंडर्ड्स विवेक जी, बड़ी सेट माफी कर के साथ सकते मैं हैं। आपको रोकूंगा, हालांकि ये चर्चा और भी मैं आपसे करना चाह रहा था लेकिन समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक सिंह जी आपका और डॉक्टर राजेश केसरी जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।